है। इसी तरह एरिक फ्रॉम ने मैच्योर लव की भी बात की। मैच्योर लव इज बेसिकली एक्टिव एज एन एक्टिव पावर ऑफ लव, और इस मैच्योर लव की वजह से ही एक पर्सन जो है वो आपस में यूनाइटेड रहते हैं। मैच्योर लव में एक चीज दोनों पर्सन जो एक रिलेशन में हैं वो दोनों इस चीज को रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डिग्निटी या अपनी एक इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि वो एक उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी, अपना एक सेल्फ भी है। उसको मेंटेन करते हुए वो उस लव रिलेशन में रहते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, लेकिन उनके एक्शंस, उनके जो पैटर्न्स हैं या उनका जो स्टाइल होगा, लिविंग स्टाइल होगा, दैट विल बी मोर मेच्योर। लेकिन जहां पर इमेच्योर लव होगा वहां पर आपको ज्यादातर एबनॉर्मल रिएक्शंस, एबनॉर्मल पैटर्न्स नजर आएंगे कि दो लोग अगर रिलेशंस में हैं भी तो वहां पर वो लव उनकी पावर नहीं होगा, बल्कि वो लव उनकी एक कमजोरी होगा, और उस कमजोरी की वजह से वो अपने उस रिलेशन को उस तरह इफेक्टिव और हेल्दी नहीं बना सकेंगे, ना अपने लिए ना और दूसरों के लिए। एरिक फ्रॉम ने एक्साइटेशन और स्टिमुलेशन की भी बात की। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है पर्सन का, उसकी भी एक नीड होती है कि उसने वर्क करना होता है टू एक्सरसाइज एंड टू एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन। अब उस एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन के दौरान इस दो तरह की चीजें आपके सामने आएंगी, रिफ्लेक्सेस सामने आते हैं। एक सिंपल स्टिमुलाई है, सिंपल स्टिमुलाई की वजह से ऐसे रिफ्लेक्सेस को वो जनरेट करेगा जिसकी वजह से आपको ज्यादा एक रिएक्शन सामने आएंगे एक पर्सन के, कि अगर एक सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में वो पर्सन जो है वो रिएक्ट करता नजर आएगा, ना कि वो एक्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके एक्शंस के बजाय उसके रिएक्शंस होंगे, और ये डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से वो उस चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। सिंपल स्टिमुलाई के साथ साथ एरिक फ्रॉम ने एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई की भी बात की, और एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सिंपल स्टिमुलाई, क्योंकि एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई पर्सन को ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज करता है एक लंबे अरसे के लिए। तो इंसान एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई की वजह से ज्यादा अरसे तक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जो है वो उसको वो कर सकता है, सरंजाम दे सकता है। While discussing individual differences among people, Eric Fromm also talk about the character. Character जो है यहाँ पर जो एरिक फ्रॉम ने डिस्कस किए हैं वो 2 लेवल पर उन्होंने बताया है कि एक पर्सनल करेक्टर है और दूसरा सोशल करेक्टर है। जो पर्सनल करेक्टर या इंडिविजुअल जो करेक्टर है, ये करेक्टर बेसिकली दैट इन्वॉल्व्स रूटेड हैबिट्स एंड ओपिनियन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टर पर्सन मेक डिसीजन इन लाइफ। डिफरेंट आपके वो फैसले करता है, डिफरेंट मामलात में वो ओपिनियन देता है, उसकी कुछ हैबिट्स आपको नजर आती हैं, तो वो सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा होता है जो उसका अपना पर्सनल एक करेक्टर को शो कर रहा होता है, और उसकी हैबिट्स उसकी बातों को देखकर, उसकी राय को देखकर, उसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पर्सन जो है उसका वो करेक्टर किस लेवल का है। दूसरी तरफ एरिक फ्रॉम ने सोशल करेक्टर की बात। सोशल करेक्टर आपको एक से ज्यादा लोगों में नजर आएगा जो एक स्पेसिफिक कल्चर में होता है। जब आप किसी जगह रहते हैं, किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, तो वहाँ एक से ज्यादा लोगों का आपको एक सिमिलैरिटी उनके करेक्टर में नजर आएगी, उनके रोल में आपको नजर आएगी। यहाँ पर उसने सोशल करेक्टर को बताते हुए एरिक फ्रॉम ने 6 तरह के 6 डिफरेंट करेक्टर जो हैं उनकी बात की है। जो पहला करेक्टर है, सोशल करेक्टर है, दैट इज रिसेप्टिव। रिसेप्टिव ओरिएंटेशन के लोग जो हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें वो मिलना चाहिए और वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि ठीक है, हमें अभी ये चीज़ नहीं मिल रही तो हमें कुछ टाइम के बाद मिल जाएगी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों के रहम करम पर होते हैं, और अक्सर फैमिलीज में भी आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे कि बाज़ औक़ात एक बच्चा जो है वो अपने राइट का इंतज़ार करता है, या बच्चे जो हैं वो वेट करते हैं कि चले द टाइम कम्स मैन वी विल ग्रेटिफाई आवर ओन नीड। इसी तरह एक फैमिली है, इसी तरह एक कल्चर है, सोसाइटी है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ी सबमिसिव पोजीशन में होते हैं, या अगर वो सबमिसिव नहीं भी हैं तो एटलीस्ट वो विड्रॉ कर जाते हैं। वो ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं करते, और वो कहते हैं कि ठीक है, हमें
इंतज़ार कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। दूसरी तरह का सोशल कैरेक्टर एरिक फ्रॉम ने डिस्कस किया, वो है एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है, जो एक्सप्लॉयटेटिव ओरिएंटेशन के साथ लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो चाहते हैं, जो उनकी नीड होती है, उसको किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं। ये रिसेप्टिव की तरह वेट नहीं करते हैं और ये पावर का भी यूज़ कर जाते हैं। जहां इनको लगता है कि हमें ताकत या हमें कोशिश करने से अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो हम ले लेंगे। इनके लिए पैसा, मोहब्बत, कोई स्टेटस, कोई पावर, कोई डोमिनेंस, कुछ भी ये चाहते हैं उसको लेने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और ये एक ऐसा होता है कि जैसे दूसरों को ऑर्डर देने वाले होते हैं और ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं हमें वो मिले और हमें मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी नीड है। इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं या उन्हें इससे अजियत पहुंच रही है। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको अपनी सोसाइटी में भी मिलेंगे। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें अपनी सराउंडिंग में तो आपको फैमिलीज़ में भी, आपको अपने मोहल्ले में भी और आपको किसी इदारे में भी इस तरह की नेचर के ओरिएंटेशन के लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। थर्ड टाइप का जो सोशल कैरेक्टर है जो एरिक फ्रॉम ने डिस्कस किया, हॉर्डिंग ओरिएंटेशन के लोग होते हैं। हॉर्डिंग ओरिएंटेशन के लोग हर चीज़ को संभाल के रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि पुरानी यादें, कोई मटेरियल है, कोई इस तरह लव है, कोई रिलेशन है, यहाँ तक कि अगर उनका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो उससे जुड़ी यादें भी उनके पास महफूज होती हैं और उनमें एक परफेक्शनिज्म सी नज़र आती है। हर चीज़ को बहुत संभाल के रखते हैं और बहुत करके रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को महफूज रहना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे कोई पोजीशन हो, तो वो उसके साथ बहुत उनकी एक एक्सट्रीम एक एसोसिएशन होती है। और ये इस तरह के लोग होते हैं कि जो ये कहते हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है। तो इनमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी कुछ लोग आपको जो हैं वो अपने इर्द गिर्द नज़र आएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग ओरिएंटेशन के साथ भी कुछ लोग होते हैं कि जो हर चीज़ को सेल करना समझते हैं कि वो होती है, चाहे वो उनकी कोई काम हो, किसी भी चीज़ को वो समझते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, बताते हैं कि चाहे वो अपने कोई काम के हवाले से, अपनी कोई अचीवमेंट के हवाले से या अपने काम को जैसे दिखाना, मार्केट करना, इस तरह के लोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं जी कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इन लोगों की ये हैबिट होती है इस ओरिएंटेशन के कि ज़्यादा ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने काम को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को मार्केट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो हमें बेनिफिट होगा। तो ये किसी भी पोजीशन पर हो तो ये इस ओरिएंटेशन के साथ ही लोगों से भी डील करते हैं और सिचुएशन से भी डील करते हैं। फिर एक बहुत अहम सोशल कैरेक्टर है नेक्रोफिलस। इस नेक्रोफिलस ओरिएंटेशन के साथ लोग जो होते हैं बड़े डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोग होते हैं। ये लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डेथ को, या आप समझ लें कि ऐसी एक्टिविटीज़ में होंगी जो एक पर्सन को ज़िंदगी से दूर करती हैं बल्कि मौत के करीब करती हैं। ये दूसरों के लिए भी लाइफ को जो है मिजरेबल बना सकते हैं, सिचुएशन को बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं औरों के लिए भी। या आप समझ लें कि जो वॉर लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं और जो मरने मराने पर या लोगों को तकलीफ देने पर होती हैं, इस नेचर के लोग जो हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं। ये प्री ऑक्यूपाइड होते हैं डेथ के साथ। इनके लिए किसी की जान लेना, किसी को डैमेज कर देना, इनके लिए कोई वो नहीं, इम्पोर्टेंस इनके नज़दीक कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़े बड़े लोगों की ऐसे आपने हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अभी भी करंट जो सिचुएशन है इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वॉर लाइक, और वो चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि जंग हो और हालात जो हैं वो उनकी एक डोमिनेंस रहे, उनकी एक पावर रहे। तो इसको भी एरिक फ्रॉम ने बड़े अच्छे तरीके से इस करैक्टर को डिस्कस किया। इस
उसके बाद जो लास्ट करेक्टर है, 6th करेक्टर, दैट इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन के लोग जो होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको प्रोडक्टिव के वर्ड से ही समझ आ जाता है कि ये लोग जो हैं वो कितने एक मेंटली स्टेबल होते हैं, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ में, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इनका आपको एक बहुत रोल नज़र आएगा। ये बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो लविंग हैं, वर्किंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, रिलेशंस को बेहतर तरीके से लेकर चलने वाले हैं, काम को बेहतर तरीके से करने वाले हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ इनके पास होंगे, या डिफरेंट काम भी करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी होंगे ये उस पोजीशन में रहकर, उस जगह पर रहकर ये हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर ही प्रोड्यूस करेंगे, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। अगर एक खातून घर में है, हाउसवाइफ है, तो वो घर के अंदर भी रहकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ वो करेंगी जो प्रोडक्टिव होंगी पूरी फैमिली के लिए। अगर कोई बाहर जॉब कर रहा है तो वर्क प्लेस पर भी वो एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी अपने काम में और अपने उसका जो करेक्टर होगा इस तरह का होगा कि ही वांट टू डू समथिंग फॉर सेल्फ एंड अदर। तो इसमें ये होता है कि प्रोडक्टिव हैं तो आप अपने लिए भी हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को लेकर चलेंगे, एक बैलेंस के साथ लेकर चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एरिक फ्रॉम की थ्योरी को इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करते हैं कि एरिक फ्रॉम के जो कॉन्सेप्ट से, जो इनकी थ्योरी है और जिस हवाले से उन्होंने बात की, उसको एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक है द फैमिली रिकंसीव एज द एजेंट ऑफ सोसाइटी। फैमिली तो वैसे भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर कंसीडर की जाती है, और फैमिली जो है वही वो साइकोलॉजिकल एजेंसी होती है जिसके जरिए एक बच्चा जो है, एक पर्सन जो है वो कोर सोशल करेक्टर जो है वो डेवलप करता है, और उसी सोशल करेक्टर को लेकर वो लोगों के साथ सोसाइटी में इंटरेक्ट है, अब उस कल्चर में इंटरेक्ट करता है जहां वो रहता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो सोसाइटी का जो एटमॉस्फेयर होता है, स्पिरिट होती है, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वही सारी चीजें जो हैं वो एक पर्सन के अंदर ट्रांसफर करने में इनका एक मेजर रोल होता है। पेरेंट्स का काम ये होता है, उनकी वो हेल्प करते हैं बच्चे को टू डिजायर टू एक्ट और इट हैज टू एक्ट, कि उनको ये बताना होता है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश रखते हैं और उन्होंने करना क्या है। इसी बेसिस पर बच्चों में और एक पर्सन में एक सोशल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और आपने सोसाइटी में वैरायटी के सोशल कैरेक्टर देखे होंगे जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें देखा होगा कि किस तरीके से डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट एटीट्यूड के साथ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे होर्डिंग ओरिएंटेशन के लोग होते हैं तो दे यूजुअली सेव मनी, और इसी तरह जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी को गेन करके और इकोनॉमिक बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट करके और वो एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, और कुछ लोग अथॉरिटेरियन होते हैं, एक्सप्लॉइटिव होते हैं, और जो उनको पॉलिटिकल एक पर्पस के लिए जो है वो लोगों को यूज करते हैं। तो डिफरेंट आपको कैरेक्टर नजर आएंगे। तो ये इनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन माना जाता है, और इन सोशल कैरेक्टर को लेकर आप अपनी सोसाइटी में भी लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्यों और किस तरह लोगों के साथ सराउंडिंग में, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे वो को रिलेट करते हैं उनसे। फिर सेकंड कंट्रीब्यूशन है द सोशियो कल्चर रीइंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉइड। और एरिक फ्रॉम जो है कहते हैं कि पर्सनालिटी ओरिजिनेट एज अ रिएक्शन टू सोशल एक्सपीरियंस विद अदर पीपल। यहाँ पे सोशल एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ऊपर आपने देखा कि फैमिली की बात हुई और एक उसको साइकोलॉजिकल एजेंसी कंसीडर किया गया और जो सोशल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, तो यहाँ भी उसकी बात हो रही है कि जो बेसिकली जो पर्सनालिटी है वो सोशल एक्सपीरियंस के साथ होती है। जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं वो चीजें आपकी पर्सनालिटी को, आपके आपकी बिहेवियर को, आपके एक्शन को डिटर्मिन कर रही होती है। और इसी तरह सोशल एक्सपीरियंसेस में पेरेंटल केयर और अफेक्शन भी आ जाती है। तो अब आप देखें कि जो पेरेंट्स केयर के साथ, अफेक्शन के साथ बच्चे को डील तो करते हैं, लेकिन वो ये भी डिमांड करते हैं कि उनका बच्चा जो है उसको जो है ही शुड ओबे हिज और हर पेरेंट्स ऑल द टाइम। तो उसकी जो एक फ्रीडम होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो अब एक बच्चा जो है अगर वो ऑल द टाइम जो है वो सरेंडर करेगा पेरेंट्स के साथ, तो फिर उसके अंदर एक फेयर डेवलप होता है, और वो उसके जो एक्सपीरियंसेस भी होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको डैमेज करते हैं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट होती है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डैमेज होता है। फिर ऐसे बच्चे बड़ी जल्दी जो हैं वो गिव अप कर देते हैं और वो कोई सेल्फ इनिशिएटिव लेने में या अपनी एनर्जीज को खुद से डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो कि जरूरी होती है एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कि आपके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज मौजूद है, आप खुद
जो एक सेल्फ डायरेक्शन के थ्रू आप अपने उन इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को और आप यूटिलाइज करते हुए एक बेहतर इंसान के तौर पे, एक स्टेबल इंसान के तौर पर सामने आए। फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको भी रीइंटरप्रेट किया। फ्रॉम ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्ट्रगल करता है पेरेंटल अथॉरिटी से फ्रीडम लेने के लिए, तो वो उसकी वो जेनिटल सेंसेशन नहीं होती बेसिकली, उसको अपनी फ्रीडम जो है वो ज्यादा वो प्यारी होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स ठीक है उनके साथ, उसका पेरेंट्स के लिए वो बहुत केयरिंग होता है, वो उनके साथ रिलेशन रखना चाहता है, ऑल द टाइम ही और शी वांट्स टू बी विद पेरेंट्स, लेकिन उसके साथ उसको अपनी फ्रीडम को भी मेंटेन करना होता है, इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना होता है। तो वो जो स्ट्रगल कर रहा होता है बेसिकली वो अपनी उस सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा होता है, और वो चाहता है कि वो ऐसी चीजें सीखे जिससे वो एक बेहतर इंसान के तौर पर, एक फुल फ्लेज ह्यूमन बीइंग के तौर पर सामने आए, ना कि वो एक कल्चर रोबोट बन के रह जाए जो हर वक्त दूसरों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहे, और वो ऐसा इंसान हो कि जो स्टेबल हो, क्रिएटिव हो और इनिशिएटिव लेना जानता हो। तो एरिक फ्रॉम का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी फ्रॉइड से थोड़ा चेंज है, लेकिन इसके साथ एरिक फ्रॉम ने फ्रॉइड के कुछ कॉन्सेप्ट में उनका बहुत इंटरेस्ट था, जो थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट्स है, स्पेशली फ्री एसोसिएशन है, ट्रांसफेरेंस है, इनसाइट है, तो इनमें बहुत इंटरेस्ट था और इस पर बड़ा इसको देखा, स्टडी किया, लेकिन उनके इस हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन रही हैं। फिर एक थर्ड कंट्रीब्यूशन बहुत एरिक फ्रॉम का माना जाता है, सोशल कैरेक्टर। अब सोशल कैरेक्टर के हवाले से इन्होंने एक विलेज में, मैक्सिकन विलेज था, वहां पर एक फील्ड स्टडी की और एक ओपन एंडेड इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चनर उन्होंने बनाया, और ये देखना चाहते थे कि जो सोशल इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, कौन से ऐसे सोशल कैरेक्टर हैं जो कॉमन हैं वहां के लोगों में, और वो किस तरह सोशल इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ रिलेट करते हैं। तो जब इन्होंने स्टडी की और फाइंडिंग इनके पास आई, तो उन्होंने सोशल कैरेक्टर्स जो थे फाइंड आउट किए, उनमें रिसेप्टिव ओरिएंटेशन इनको बहुत ज्यादा लोगों में नजर आया, और मैन जो थे उनको ज्यादा रिसेप्टिव नजर आए एज कम्पेयर टू फीमेल। इसके अलावा इन्होंने सोशियो पॉलिटिकली विलेजर जो थे वो उनको थोड़े सबमिसिव भी ज्यादा नजर आए, कि वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, रिबेलियस नहीं थे, लेकिन सबमिसिव थे। फिर फिक्सेशन के हवाले से भी इन्होंने कुछ फाइंड आउट किया कि वो पेरेंट्स में है और डायरेक्टली जो है वो मदर की तरफ है। अब इन कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने 3 तरह की कैटेगरीज बनाई जो इनकी फाइंडिंग्स थी सोशल कैरेक्टर में, जिसमें प्रोडक्टिव होर्डिंग, नॉन प्रोडक्टिव रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव एक्सप्लॉयटेशन। इन्होंने जो भी सोशल कैरेक्टर मिक्स किए तो उनकी बेसिस पर 3 मेजर कैटेगरी इनके सामने आई। बहरहाल इन्होंने जो भी काम किया, इनको एक सपोर्टिंग एविडेंस मिल गया जिसकी बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सोशल कैरेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन नेचर टू गिवन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो सोशल कैरेक्टर होता है वो जो सामने आता है, एक पर्सन जो है वो सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं उसके साथ जो अडेप्ट कर रहा होता है, उसके नतीजे में सोशल कैरेक्टर जो हैं वो सामने आते हैं। फिर इसके अलावा एरिक फ्रॉम की जो बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी वो भी बहुत फेमस हुई और उस पर भी बहुत ज्यादा उसको एक्नॉलेज बहुत किया गया। एक बुक थी एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। इसके अलावा अब कुछ बात करते हैं एरिक फ्रॉम की बुक्स के हवाले से, जो इनकी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं पॉपुलर इश्यूज से रिलेटेड। एरिक फ्रॉम ने हमेशा सोसाइटल, एथिकल, पॉलिटिकल इश्यूज पर बात की, डिस्कस किया और इनको सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के साथ रिलेट किया। इनकी एक बहुत अच्छी बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, जो एक बड़ा नॉवेल आइडिया था जिसमें इन्होंने ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम के हवाले से बात की थी। फिर एक और बुक थी द सैन इज सोसाइटी, जिसमें इन्होंने सोसाइटीज की इंसैनिटी के हवाले से बात की थी और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी दिए थे टू ओवरकम दैट इंसैनिटी। एक और बड़ी अच्छी बुक थी इनकी द आर्ट ऑफ लविंग, और जिसमें उन्होंने लोगों को सिखाया, बेसिकली दैट वाज लाइक द सेल्फ हेल्प बुक। अब इसमें उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि आपने एक मोहब्बत भरे रिश्ते में, एक लव रिलेशन में किस तरीके से इन्वॉल्व होना है। तो आपका वो एक रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि आपको दूसरे पर्सन की सिर्फ ख्वाहिश है और आप उसके साथ रह रहे हैं, बल्कि आप उसमें रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं और उसमें इंटीमेसी होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए और वो वाकई ही एक ट्रू और मैच्योर लव होना चाहिए। फिर एक और बुक थी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस, जिसमें इन्होंने उन फोर्सेस पर बात की, डिस्कशन की जो लाइफ और डेथ को किसी भी कल्चर में प्रोमोट की हैं, और इसमें इन्होंने
ईवल और सिकनेस और इस हवाले से भी बहुत ज्यादा बात की। और जो हमने पहले बायोग्राफी में डिस्कस किया था कि बहुत से ऐसे आप देखें हिस्ट्री में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे या किसी कल्चर में कि किस तरह उन्होंने अपने मुखालिफिन को या दूसरी कम्युनिटी या दूसरे रिलीजन के लोगों को किस तरीके से स्लॉटर किया और उनको डोमिनेट करने की कोशिश की। तो ये सारे चीजें जो है आप देखें कि ये इसमें आपको साइकोलॉजिकल एक टेस्ट भी मिलेगा, एक एथिकल टेस्ट भी मिलेगा, पॉलिटिकल टेस्ट भी मिलेगा। तो इनकी बुक्स में आपको वैरायटी की चीजें मिलेंगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि एरिक फ्रॉम जो है उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं दैट इज अ मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। चलिए अब बात करते हैं एरिक फ्रॉम की थ्योरी पर जो ऑब्जेक्शन हुए या इनकी थ्योरी में जो आपको लिमिटेशन नजर आती हैं। एरिक फ्रॉम जो थे वो ज्यादातर फिलोसोफर कंसीडर किए जाते हैं, ना कि एक साइंटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी के वो आइसोलेटेड नजर आते हैं, यानी ये कहा जाता है कि इनके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कोई आपको इंटीग्रेशन नजर नहीं आती, कोई उन कैटेगरीज में कोई आपको लिंक नजर नहीं आता कि वो सिस्टमैटिकली एक दूसरे के साथ अटैच है। जैसे एरिक फ्रॉम ने नीड पर फोकस किया है सोशल कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो इसके दरमियान कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल लिंक नहीं दे सके जैसे फ्रॉइड ने अपने ईगो सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया है, रिलेट किया है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के साथ। तो वो एक कमी इनकी थ्योरी में नजर आती है। फिर जो सोशल कैरेक्टर टाइप्स एरिक फ्रॉम ने बताई हैं वो इंटरेस्टिंग तो हैं, लेकिन उसमें कुछ कमी है। मसलन एक पर्सन की ट्रेट होती है और वो फिर उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर सामने आता है एक सिचुएशन में, लेकिन आप उसको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपने एक स्पेसिफिक कल्चर में कुछ कैरेक्टर स्टडी किए हैं तो आप उसको जनरलाइज कैसे करेंगे, डिफरेंट कल्चर में कैसे देखेंगे। फिर आप देखें कि लोगों की एक के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी होती है, ओकेजन टू ओकेजन वेरी होती है। बाज़ वक़्त एक पर्सन एक सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, दूसरी सिचुएशन में किसी और सेटिंग में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो उसके अंदर जो वेरिएशन आपको नजर आती है सिचुएशन टू सिचुएशन, ओकेजन टू ओकेजन, इसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, इस पर भी डिबेट होती रही है एरिक फ्रॉम की थ्योरी के हवाले से, खास तौर पे जो इन्होंने सोशल कैरेक्टर्स बताए हैं। फिर इसके अलावा एरिक फ्रॉम जो थे वो ओपन पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि उनकी थ्योरी में वेस्टर्न बाइसनेस जो है वो आपको नजर आती है। उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नजर आता है। और उन्होंने जैसे एशियन कल्चर है तो एशियन कल्चर में किस तरीके से कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और इस एशियन कल्चर में किस तरह एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसको जो है वो इतना फोकस नहीं किया गया। फिर एरिक फ्रॉम का जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो भी दूसरे थ्योरीज की तरह कहा जाता है कि वो साइंटिफिकली प्रूफ्ड नहीं है और उनमें जो है वो आपको गैप नजर आता है और आप उनको इस तरह साइंटिफिकली स्टडी नहीं किए गए हैं, बल्कि उनको एक डिस्क्राइब किया गया। तो जहां पर साइंटिफिक एविडेंसेस उस तरह नहीं होते तो वहां पर थ्योरी की वैलिडिटी पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हालांकि इनका जो फील्ड स्टडी थी मैक्सिकन विलेज पर, तो उसके बावजूद भी इस पर जो है ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्योंकि आप एक विलेज में अगर आपने ये स्टडी की है तो फिर आप बहुत सारे जो दूसरे विलेज हैं, दूसरे एरियाज हैं, तो वहां पर उसको आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर एरिक फ्रॉम की थ्योरी के हवाले से कहा जाता है कि इन्होंने नेगेटिव साइड है उस पर बहुत ज्यादा बात की है, कि ह्यूमन नेचर की नेगेटिव साइड को ज्यादा डिस्कस किया है, कल्चर को ज्यादा इस हवाले से रिलेट किया है। जैसे इन्होंने जो डिफरेंट पावर के हवाले से बात की है, मिलिट्रिज्म और जो है वो नाजीज के हवाले से बात की है, तो वहां भी इन्होंने जो है उसकी एक ईवल साइड जो है वो ज्यादा दिखाई है। तो ये एक्यूरेट जो रियलिटी की नहीं है, क्योंकि कल्चर डिफरेंस और ह्यूमन पर्सनालिटी, उसकी ट्रेट और उसकी नेचर, ये सारी चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि एरिक फ्रॉम ने जो ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट किया है कि किस तरह वो स्ट्रगल करता है अपनी ईवल, मिजरी और कन्फॉर्मिटी को ओवरकम करने के लिए, तो वहां भी उन्होंने प्रॉपर वे में उसको डिपिक्ट नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया है। फिर एरिक फ्रॉम जो है वो कल्चर पर एम्फेसाइज करते हैं और जो है वो उसको बहुत ज्यादा उसका डिस्कस करते हैं रोल, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि आप देखें कि वेरिएशन जो है वो जेंडर के हवाले से भी वेरिएशन होती है। अगर आप जो है वो डिफरेंट कल्चर में देखें, रिलीजन का एक रोल होता है, एथनिसिटी का रोल होता है, तो आप एक जो है गिवन कल्चर में एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब आप बात करते हैं कि ज्यादातर लोगों की है, तो
उस डाइवर्सिटी को जो लोगों में है, उनकी एथनिसिटी के हवाले से, उनके जेंडर के हवाले से, उनके रिलीजन के हवाले से जो डाइवर्सिटी डिफरेंट कल्चर में अंदर भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी नजर आएगी, तो उसको जो है वो उस तरह डिस्कस नहीं किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कैरेक्टर, जिस पर एरिक फ्रॉम ने बहुत बात की है। ये थी कुछ लिमिटेशंस और उसके साथ हमने कंट्रीब्यूशन भी देखा, आपने पूरी थ्योरी भी पढ़ी, तो फिर भी आप एरिक फ्रॉम की थ्योरी को एक बहुत अच्छी थ्योरी मानेंगे। ठीक है, उनकी थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस है, लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनके भी पर्सनालिटी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो है वो उनकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। आप ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह एक कल्चर में डेवलप होती है, उसके पेरेंट्स का रोल क्या है, सोशल कैरेक्टर्स उसमें किस तरह के डेवलप होते हैं और वो किस तरीके से सोसाइटी में मूव करता है और लोगों से रिलेट करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे एरिक फ्रॉम ने दिए थे, जो आपको लगा होगा इनको सुन के कि एरिक फ्रॉम जो है उन्होंने पर्सनालिटी को किस तरीके बेहतरीन अंदाज में इन करने की कोशिश की, और जो कल्चर इन्फ्लुएंस, जो सोशल इन्फ्लुएंस और जो उनका पर्सनालिटी पर शेप करने में जो रोल प्ले करते हैं, वो भी आपको बहुत उनका एक वेटेज उन्होंने जो सोशल फैक्टर्स को भी दिया है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पर्सनालिटी जो है वो टोटली उसने करेक्टरिस्टिक जितनी भी हैं वो सिर्फ इनहेरिट की हुई हैं आपके जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो एनवायरनमेंट भी आप पर बहुत अपना एक असर डालता है और आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्वायर्ड करते हैं, सीखते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको बहुत इस थ्योरी की भी समझ आई होगी, और अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों एरिक फ्रॉम की अप्रोच जो है, पर्सनालिटी जो थ्योरी है, क्यों सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच कहलाती है।